बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जेड ट्रांसफॉर्म। ऑलरेडी हम आप फेमिलियर हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हम जेड ट्रांसफॉर्म डिस्कस करने लगे हैं। डिफरेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ये। फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप जो फाइंड करते हैं वो है कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए। उसमें देखें तो वो इंटीग्रल की फॉर्म में है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो ट्रांसफॉर्मेशन आप कैलकुलेट करते हैं वो इंटीग्रल की फॉर्म में है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स की फॉर्म में है। आप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। आप फंक्शन की इंटीग्रेशन के लिए आपको याद होगा कि फंक्शन उसी वक्त इंटीग्रेट किया जा सकता है जब तक फंक्शन कंटिन्यूस ना हो। किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन उस वक्त तक परफॉर्म की जा सकती है जब तक वो कंटिन्यूस ना हो। Z ट्रांसफॉर्म किसके लिए है? Z ट्रांसफॉर्म आपके पास अगर डिस्क्रीट डाटा हो तो उसके लिए हम Z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। जैसे सिग्नल्स हैं, ठीक है, और इसी पैटर्न पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Z ट्रांसफॉर्म। सो Z ट्रांसफॉर्म किन के लिए अप्लाई होगा? जब आपके पास कोई डिस्क्रीट डाटा होगा, ठीक है। अच्छा, आप कहाँ यूटिलाइज होना है ये अभी आपको डिस्कस करा देते हैं। आप ऑटोमेटिकली जब डिस्क्रीट डाटा की बात आएगी तो डिस्क्रीट डाटा आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम यहाँ सीक्वेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ऑटोमेटिकली जो भी सीक्वेंस का डाटा हो, जो भी डाटा होगा डिस्क्रीट फॉर्म में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करना चाह रहे हैं? सीक्वेंस। ओके, क्या है? देखिए, इंट्रोडक्शन से मैं आपको आइडिया देता हूँ। द जेड ट्रांसफॉर्म इज यूजफुल फॉर manipulation of discrete data sequences and has acquired a new significance in the formulation and analysis of the discrete time system. जब आपके पास कोई भी सिस्टम डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली टुडे इन द एरिया ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, control theory, population science, and economics, and etc. These discrete models are solved with difference equation in manners that is analog of solving the continuous model with differential equation। ठीक है, तो जिस तरह आप कंटिन्यूस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करते हैं, इसी तरह इन डाटा को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंस इक्वेशंस का। ये भी एक और का टेक्निक्स है। अच्छा, द रोल प्ले by the Z transform in solution of the difference equations corresponding to that plays by the Laplace transform in solution of the differential equation। जिस तरह हम Laplace transform से differential equation सॉल्व कर लेते हैं, तो इसी तरह Z transform से आप difference equation सॉल्व करेंगे। आपकी सिलेबस में है इंट्रोडक्शन टू द Z ट्रांसफॉर्म, तो हम जस्ट इंट्रोडक्टरी कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, Z ट्रांसफॉर्म, इसकी डेफिनेशन क्या है? जैसे मैंने अभी स्टार्ट में मेंशन किया कि Z ट्रांसफॉर्म किन के लिए अप्लाई होगा? डिस्क्रीट डाटा के लिए। और डिस्क्रीट डाटा को हम किससे रिप्रेजेंट करें? सीक्वेंस से। ओके जी, द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस, ये हमने सीक्वेंस के लिए नोटेशन दे दी, एक्स के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज डिफाइंड इन जनरल एज Z ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ के। ठीक है, डिफाइन किस तरह पैटर्न करेंगे? समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के ओवर Z पावर के। अब आपको यहाँ सीक्वेंस, जनरली हम नोटेशन 0 टू इन्फिनिटी लिखते हैं, यहाँ आप डिस्क्रीट डाटा को आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। द सीक्वेंस डाटा कॉल्ड टू बी कैजुअल, ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं कैजुअल सीक्वेंस का। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये जनरल फॉर्म है। अगर कैजुअल सीक्वेंस हो तो फिर उसमें कैजुअल सीक्वेंस में क्या होता है कि जब आपके लेस देन 0 होगा तो उसकी टर्म्स 0 होंगी, यानी x1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, वो सारी की सारी टर्म्स 0 होंगी। तो Z ट्रांसफॉर्म क्या रिड्यूस हो जाएगा? समेशन फ्री 0 टू इन्फिनिटी बन जाएगी। तो समेशन क्या होगी? सीक्वेंस 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, समेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स के ओवर Z पावर के। तो इसमें गौर करें तो आपका क्या पास, पहले आपके पास सीक्वेंस फॉर्म थी, बाद में ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन गई? सीरीज फॉर्म बन गई। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी कंसीडर ओनली कैजुअल सीक्वेंस, सो यूज द नोटेशन ऑफ द डेफिनेशन। हम फिर ये इंडेक्सेस ख़त्म कर देते हैं। अंडरस्टूड सी बात है कि हम कैजुअल सीक्वेंस ले रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी वाली फॉर्म में। सो यहाँ हम नोट करें कि आपकी सीक्वेंस जो है वो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई? सीरीज़ में। नोट करें इसको, अगर मैं उस मिशन को ओपन करूँ तो ये कैसे बन रहेगी? एक्स नॉट ओवर जेड की पावर 0
प्लस x1 ओवर z पावर 1, x2 ओवर z पावर 2, x3 ओवर z पावर 3 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी z की पावर्स में। ऑटोमेटिकली इसका कोई रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी होगा। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स z की वो वैल्यू जिस पे इस सीरीज का सम क्या मिले आपको, फाइनाइट वैल्यू। सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किस तरह डिफाइन करते हैं, द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज द सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ z फॉर विच द पावर सीरीज कन्वर्जेस, या for which this power series attain finite values. If there is no value of z for which this series converges, then we say that the sequence is said to have no z transform. अगर कोई इस सीरीज की रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं बनता तो हम कहेंगे इसका z ट्रांसफॉर्म, इस सीक्वेंस का z ट्रांसफॉर्म भी डिफाइन नहीं होता। चलिए एग्जांपल से आपको आइडिया देते हैं। फॉर एग्जांपल द यूनिट सैंपल सीक्वेंस या यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा के जस्ट ओनली 1, क्या फर्स्ट टर्म इसकी 1 है सीक्वेंस की, बाकी सारी की सारी 0 हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसको इस तरह नोटेशन देते हैं, के अगर 0 है तो वैल्यू 1 होगी, ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू 0 होगी। अच्छा z ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं। z ट्रांसफॉर्म में हमने क्या कहा था, अब देखिए गौर करें तो ये आपका x0 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 एंड सो ऑन। डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन ये थी कि x0 ओवर z पावर नॉट, x1 ओवर z पावर 1, x2 ओवर z पावर 2, x3 एंड सो ऑन। तो सिंप्लीफाई करें तो ये 1 बन जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं ये सिंपल यूनिट सिंपल सैंपल सीक्वेंस, ये यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस, उसकी z ट्रांसफॉर्म क्या है, जस्ट ओनली 1। अच्छा अब ऑटोमेटिकली ये सीरीज 1 है, फाइनाइट नंबर है, यहाँ हर z की वैल्यू के लिए इसका आंसर आपका हमेशा 1 ही रहेगा। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या बन गए, इंटायर कम्प्लेक्स प्लेन। अब देखिए इस सीक्वेंस को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जब n 0 होगा तो सीक्वेंस की वैल्यू 1 है, n जब 1 होगा तब से वैल्यू 0 0 0 एंड सो ऑन। ये इम्पल्स सीक्वेंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या बना, जस्ट ओनली कांस्टेंट वैल्यूज। इस तरह यूनिट स्टेप सीक्वेंस ले लेते हैं। द यूनिट स्टेप सीक्वेंस इज डिफाइंड टू बी, उसको किस तरह डिफाइन करते हैं, 1 1 1 1 1 1, हर एक वैल्यू पे 1 आ रहा है, यानी कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू इज 1 u ऑफ k की, और व्हेन k इज लेस देन 0 इट्स वैल्यू इज टू बी 0, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इसका बनाते हैं z ट्रांसफॉर्म। z ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई की तो क्या होगा, ये आपका x0 है, ये x1 x2 x3 एंड सो ऑन। सो क्या x0 ओवर x z पावर 0, x1 ओवर z पावर 1, x2 ओवर z पावर 2 सो ऑन। गौर करें तो ये क्या फॉर्म बन रही है, इसको मैं कंबाइन करके 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर z की फॉर्म लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करें ना 1 माइनस 1 ओवर z को, तो ये सिंप्लीफाई करें तो ये चीज़ टर्म बनेगी। तो इसको हमने इस सीक्वेंस को इस फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। इसका एलसीएम कर लें, z माइनस 1 ओवर z ऊपर चला जाएगा z ओवर z माइनस 1। तो ये यूनिट स्टेप जो सीक्वेंस है उसका z ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल है। अच्छा अब गौर करें तो अब इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनाते हैं। अब गौर करें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये आपके पास नोटेशन वाइज देखें तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज 1 हो गया फर्स्ट टर्म 1 ओवर z मल्टीप्लाई करें 1 ओवर z स्क्वायर, अगली टर्म को 1 ओवर z, तो इसका कॉमन रेशियो क्या बन रहा है, r, ठीक है। इसका कॉमन रेशियो बन रहा है 1 ओवर z। द अबव सीरीज कन्वर्जेस, हम जानते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्ज करती है, जब कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 होगी। जब कॉमन रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज नहीं करती। सो द अबव सीरीज कन्वर्जेस व्हेन 1 ओवर z इज लेस देन 1। मॉड अलग अलग करें, z मॉड इधर चले जाएगा, z मॉड इज ग्रेटर देन 1। तो ये वो रीजन बन गया जिसपे हमारी ये जो है सीक्वेंस जिसकी z ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करेगी, ठीक है। ऑफ कोर्स जब z ग्रेटर देन 1 होगा तो ऑटोमेटिकली जब z इज इक्वल टू 1 होगा तो ये वैसे 0 समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये आपकी सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, जब z मॉड ग्रेटर देन 1 होगा। तो रीजन ऑफ अब अच्छा ये क्या चीज़ है, गौर करें तो अगर हम z मॉड इज इक्वल टू 1 हो तो यूनिट सर्कल बनता है, ग्रेटर देन 1 हो तो आउटसाइड द यूनिट सर्कल बनेगा, लेस देन 1 हो तो z मॉड इज लेस देन 1 तो यूनिट सर्कल के इनसाइड इंटीरियर। अब ये ग्रेटर है तो एक्सटीरियर बनेगा। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस
is the exterior of the unit circle in the z plane। तो इसका z ट्रांसफॉर्म का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो z मॉड इज ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, अब ग्राफिकल विजुअलाइजेशन देख लेते हैं आप यूनिट स्टेप सीक्वेंस की, कि 0 पे भी 1 है, 1 पे भी 1 है, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे, सो ऑन। तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी आपके सिग्नल्स की वैल्यूज ये हैं इन अदर वर्ड। अच्छा जी, दिस नेक्स्ट है एग्जांपल एक और, यूनिट रैंप सीक्वेंस। इसको वैसे डेफिनेशन देते हैं 1 2 3 सो ऑन, यानी k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू k है, लेस देन 0 पे वैल्यू 0, क्योंकि हम कैजुअल सीक्वेंस ले रहे हैं, नेगेटिव वाली सबस्क्रिप्ट वाली टर्म्स सारी की सारी 0 है। अच्छा, अब इसका z ट्रांसफॉर्म लेते हैं। z ट्रांसफॉर्म इसका लेंगे तो क्या होगा, ये x0 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 x3 एंड सो ऑन। तो x0 ओवर z पावर नॉट, x1 ओवर z पावर 1, x2 ओवर z पावर 2, x3 ओवर z पावर 3 एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ 0 वाली टर्म मिस कर दी, 0 भी आएगा यहाँ, वो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ओके जी, अब इसको अगर मैं फंक्शन की फॉर्म लिखना चाहूँ तो उसके लिए क्या किया, 1 ओवर z इसमें से कॉमन कर लेता हूँ, बाकी ये चीज़ बन गई। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 ओवर z की पावर -2। अब इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म बनेगी बनेगी। इसका एलसीएम किया, एलसीएम करने के बाद पावर अलग अलग कर दी, ये नेगेटिव पावर ऊपर ले जाएंगे, ये नेगेटिव आप नीचे ले आएंगे, तो ये z ओवर z -1 का स्क्वायर बन गया। ये आपके पास यूनिट रैंप सीक्वेंस की z ट्रांसफॉर्म आ गई। अच्छा, अगेन अब गौर करें तो ये भी आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की ही फॉर्म बन रही है, लेकिन एग्जैक्टली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है कि कॉमन रेशियो इसके, तो इसकी भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनाया जा सकता है इजीली। तो इसमें भी ऑलमोस्ट 1 ओवर z, देखो गौर करें तो 1 ओवर z मल्टीप्लाई करते जाएं, लेकिन साथ खैर ऊपर नंबर न्यूमेरिक नंबर्स भी ऐड हो रहे हैं, तो इसके भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम इस पैटर्न पे बना सकते हैं। ये भी z ग्रेटर देन 1 बनेगा, यानी इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी एक्सटीरियर टू यूनिट सर्कल बन रही है। अच्छा जी, तो इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस इज डिफाइंड टू बी जस्ट पावर की फॉर्म में कोई भी नॉन कांस्टेंट है उसकी पावर ले लेते हैं, ए की पावर 0, ए की पावर 1 2 3 सो ऑन। इस फॉर्म में सीक्वेंस की फॉर्म क्या है, 1 ए स्क्वायर ए, इसको आप मैथमेटिकली फॉर्म इस तरह भी लिख सकते हैं, के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ए पावर के, लेस देन 0 वैल्यू 0। अच्छा, इसकी z ट्रांसफॉर्म बनाए तो क्या बनेगी, ये उसी पैटर्न पे x0 x1 x2 x3 x4 सो ऑन। तो इसमें भी अगर z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो x0 ओवर z0, x1 ओवर z1, x2 ओवर z2, x3 सो ऑन। इसको भी मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूँ 1 ओवर 1 माइनस a ओवर z। अब गौर के आप कहेंगे ये कैसे लिखा गया, ये गौर करें तो ये भी उसी पैटर्न पे a ओवर z, इसका ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और उसका कॉमन रेशियो क्या बन रहा है, a ओवर z। हम जानते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम का फार्मूला क्या होता है, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस r। a क्या थी, फर्स्ट टर्म थी, और r क्या थी, कॉमन रेशियो। यहाँ फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, कॉमन रेशियो a ओवर z है, तो ये a ओवर 1 माइनस r है। अच्छा जी, इसका एलसीएम किया, ये आ गया, तो z ओवर z माइनस a। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली हम जानते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है, जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो। तो यहाँ भी a ओवर z लेस देन मॉड 1 हो, इन अदर वर्ड z मॉड इज ग्रेटर देन a। तो गौर करें तो ये क्या बन गया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक्सटीरियर टू द सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन रेडियस a, एक्सटीरियर टू द सर्कल। तो ये एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस का z ट्रांसफॉर्म हो गया, ये यूनिट रैंप सीक्वेंस का z ट्रांसफॉर्म हो गया, इससे यूनिट स्टेप सीक्वेंस का z ट्रांसफॉर्म हो गया, यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस का z। ये चंद एक एग्जांपल्स दे दी हमने जिससे हम, अच्छा अब कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी, जस्ट लाइक जैसे हमने z ट्रांसफॉर्म में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ z ट्रांसफॉर्म। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज टू बी लीनियर प्रॉपर्टी, z ट्रांसफॉर्म इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इट मीन्स कि अगर आप दो सीक्वेंसेस को ऐड करके z ट्रांसफॉर्म ने या अलग अलग z ट्रांसफॉर्म लग के ऐड करें तो बात एक ही है, तो ये लीनियर ऑपरेटर कह लें। इन अदर वर्ड, इफ x of k and y of k are the sequences having z transform z of x of z and y of z respectively, alpha beta are some constant, real may be complex, then z transform of alpha xk and beta yk is equal to alpha into z transform of x of k plus beta z transform of y of k।
प्रूफ इसका सो सिंपल है, एक्स ऑफ के और वाई के ऑफ द सीक्वेंस हैविंग जेड ट्रांसफॉर्म दिस, ओके बाय डेफिनेशन क्या बन जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ नोटेशन वाइज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स के इज इक्वल टू एक्स ऑफ जेड और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ के इज वाई ऑफ जेड। अल्फा बीटा आर सम कांस्टेंट, ओके जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बनाते हैं तो क्या क्या सीक्वेंस की टर्म को जेड की पावर के से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा हम जानते हैं सीक्वेंस में हम जस्ट न्यूमेरिकली जस्ट टर्म्स अलग अलग कर लेते हैं, अल्फा बीटा क्योंकि कांस्टेंट है समेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो ये क्या चीज़ बन गई, ये जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ के बन गया, ये जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ के गया बन गया, ठीक है। अच्छा लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किस इन दो रिजल्टेंट का क्या होगा, वही होगा जो इन दोनों का कॉमन होगा। द रीजन ऑफ existence of z transform in the z plane of the linear sum will be the intersection of the region of existence of the individual। क्या अगर फर्ज करें x ऑफ z का यानी ये जो सीक्वेंस थी इसका जो z ट्रांसफॉर्म इसका रीजन R1 है इसका रीजन R2 है, तो उनके सम का रीजन क्या होगा, उन दोनों के रीजन का कॉमन पोर्शन, क्योंकि ये वहाँ डिफाइन होगी जहाँ ये दोनों कॉमन होंगे, ठीक है, वो पोर्शन जिस पे ये कॉमन डिफाइन होंगे। अच्छा चलिए एग्जांपल थे इसके इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अच्छा जी कंटिन्यूस टाइम फंक्शन f of t is cos of omega t h of t where omega is some constant is sampled in a idealized sense at the interval tau to generate the sequence। ओके जी हमने एक सीक्वेंस जनरेट कर लिया cos of k omega ta, k को वेरी करते जाएंगे, ये डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स के फंक्शंस की नोटेशंस बनती जाएगी। अच्छा यहाँ एच ऑफ टी हैवी साइड यूनिट स्टेम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके डिटरमाइन द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं। अभी हम पीछे जस्ट एग्जांपल्स, एक तो क्राइटेरिया इस पर भी डेफिनेशन लगा, एक ये है कि जी आप जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको यूज़ करते हुए जो पीछे चंदे की एग्जांपल्स के हमने फार्मूले बना लिए हैं उसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर लें। कैसे देखिए कॉज ऑफ के ओमेगा टा को हम लिख सकते हैं 1/2 ई ऑफ आयोटा थीटा प्लस ई ऑफ माइनस आयोटा, ये थीटा आपका के ओमेगा टा है। अच्छा जी अब लीनियर प्रॉपर्टी को तो अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ जेड ट्रांसफॉर्म ले लें, जेड ट्रांसफॉर्म में हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं। अब ज़रा गौर करें, ई ऑफ आयोटा के ओमेगा टा को मैं लिख सकता हूँ ई ऑफ आयोटा ओमेगा टा की पावर के, इसका नेगेटिव वाला। अब ये आपका ए की पावर के बन गया, ये भी सम कांस्टेंट की पावर के है। हम जानते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए पावर के किसके इक्वल था, जेड ओवर जेड माइनस ए, और ये कब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या बन रहा था, जेड मॉड इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ भी अप्लाई कर दें तो ये आपका ए बन गया, तो जेड ओवर जेड माइनस ए, इसके लिए अप्लाई करेंगे तो जेड ओवर जेड माइनस, यहाँ ए की वैल्यू क्या होगा, ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टा। अच्छा अब ऑटोमेटिकली इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनेगा जी, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा ये जेड मॉड इज ग्रेटर देन ए, हमारा इस केस में ए की वैल्यू क्या है, ये है। अच्छा इसका मॉड करें ज़रा, ई ऑफ आयोटा ओमेगा टा का मॉड, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आयलर फार्मूला कि मॉडुलस वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनेगा, जेड मॉड इज ग्रेटर देन 1, ए का मॉड क्या होगा, यहाँ 1 आएगा। अच्छा जी इसका एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम करें सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर ली टर्म्स को, टाइम वाइज मल्टीप्लिकेशन के बाद अब इसको गौर को कॉमन कर लिया। अब ई ऑफ आयोटा ओमेगा टा प्लस ई ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा टा, ये 2 टाइम ऑफ कॉज ऑफ ओमेगा टा बन जाएगा। इससे नीचे भी ये भी 2 टाइम ऑफ ओमेगा, 2 कॉमन लेके ये 1/2 से कैंसिल हो गया, तो ये जेड ट्रांसफॉर्म बन गई कॉज ऑफ के ओमेगा टा की। ठीक है, आपको मेरा ख्याल में समझ आ गई होगी कि किस तरह जस्ट हमने उस फार्मूले को अप्लाई कर दिया, ना कि हम डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए अलग अलग बनाते। अच्छा सिमिलरली एक और एग्जांपल है, यहाँ ये कॉज के लिए बनाया, नेक्स्ट साइन के लिए डिफरेंस क्या आ जाएगा, जस्ट यहाँ नेगेटिव टर्म के माइनस के साथ 2 ऑफ आयोटा आ जाएगा, बना हुआ ही आप बना लेंगे। अच्छा जी अब नेक्स्ट एक और आप एग्जांपल देख लेते हैं, जस्ट प्रोडक्ट है साइन ऑफ के ओमेगा टा और ए के का, इन दोनों को प्रोडक्ट का जेड ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। चलिए जी कैसे क्या होगा, साइन ऑफ के ओमेगा टा की डेफिनेशन 1/2 आयोटा ई ऑफ आयोटा के ओमेगा टा माइनस ई ऑफ माइनस आयोटा के ओमेगा टा बन गया, लीनियर प्रॉपर्टी। अच्छा अब मैं लीनियर प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए पावर के इंटू साइन, ए पावर के इंटू ये साइन, ए पावर के दोनों दौर पे अलग अलग आ गया,
जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है तो कॉन्स्टेंट्स बाहर चलेगा, 1/2 आयोटा 1/2 आयोटा। अच्छा, अब इसको कंबाइन करके भी लिख सकता हूँ, ए पावर के ई ऑफ आयोटा ओमेगा टा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए ई ऑफ आयोटा ओमेगा टा पावर के, ए प्लस ए। अब ये आपका ये कांस्टेंट यहाँ ये वाला बन गया, इसमें ये कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट की पावर के का जेड ट्रांसफॉर्म का फार्मूला नोन है, जेड ओवर जेड माइनस ए। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, क्या ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, जब z मॉड ग्रेटर देन a होगा। यहाँ इस केस में a ये है, इसकी मॉडुलस वैल्यू बनाऊँ तो वो a मॉड ही बनती है। तो इसमें z ट्रांसफॉर्म फार्मूला क्या हो जाएगा, z ओवर z माइनस a क्या है यहाँ इस केस में, इस फार्मूले को यूटिलाइज करें तो a ई ऑफ आयोटा ओमेगा टा, इस केस में a इंटू ई ऑफ माइनस ओमेगा टा। ठीक है, इसके अच्छा दोनों केसेस में a मॉड की वैल्यू a मॉड बन रही है तो यहाँ पुट अप कर दी। अच्छा जी, फिर उसके बाद सिमिलरली जैसे पीछे किया, जस्ट इसका एलसीएम किया, सिंप्लीफाई किया नहीं तो ई ऑफ आयोटा ओमेगा टा माइनस ई ऑफ माइनस ओमेगा टा, ये बन जाएगा 2 आयोटा टाइम ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टा। सिमिलरली ये वाली क्वांटिटी भी इसी पैटर्न, यहाँ प्लस का साइन है तो कॉस बन जाएगा, ये साइन माइनस का साइन है तो ये साइन बन जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास जेड ट्रांसफॉर्म बन गया, ए ऑफ साइन ऑफ के ओमेगा टा। ये मैंने साइन के लिए बना दिया, आप इसी पैटर्न पे कॉस का बना लें। अच्छा, अब इसी पैटर्न पे नेक्स्ट एग्जांपल के शो दैट फॉर एनी कांस्टेंट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ऑफ के ए इसके इक्वल है। अभी हमने साइन कॉस के लिए बना लिया था, अब वो हाइपरबोलिक के फॉर्म में आ गया। हाइपरबोलिक में क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक की डेफिनेशन क्या है, 1/2 ई ऑफ के अल्फा ई ऑफ माइनस के अल्फा। ठीक है, इसमें आयोटा नहीं इन्वॉल्व होता है, उसी को यूज़ करें। फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉरी जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें, लीनियर प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गया, अलग अलग कांस्टेंट की पावर के, कांस्टेंट की पावर के फ़ौरन अप्लाई करते हैं, जेड ओवर जेड माइनस कांस्टेंट, जेड ओवर जेड माइनस कांस्टेंट। अच्छा, अब हम जानते हैं कि रिजल्टेंट का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मैंने कहा जो इन दोनों का कॉमन होगा, इसके लिए बन गया जेड मॉड इज ग्रेटर देन ए क्या है ई ऑफ अल्फा, इसके लिए बनेगा जेड मॉड इज ग्रेटर देन ई ऑफ माइनस ए। दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, जो जेड मॉड इज ग्रेटर देन ई पावर अल्फा आएगा। ठीक है, ये छोटा वाला रेडियस है, ये बड़ा रेडियस है, तो कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, जो बड़े रेडियस का आउटसाइड वाला होगा। तो इस लिहाज से तो इसका एलसीएम कर लिया, सिंप्लीफाई करके कन्वर्शन कर दी, ये आपके पास आंसर है। सेम भी ये कॉस हाइपरबोलिक के लिए बनाया है, सिमिलरली आप साइन हाइपरबोलिक का बना लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।